हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है, यानी इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है, उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लेक्चर आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी एसी जनरेटर अगर रोटेट करेगा, या सिंपली कह सकते हो एसी जनरेटर जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, और जो EMF होगा अल्टरनेटिंग EMF, इसकी भी वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने अपने पहले वाले लेक्चर में, या कह सकते हो पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी बता रखा आपको, तो इसे हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के लिस्ट में जाएं, या फिर प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में भी हमने EMI का जो कंप्लीट वीडियो है उसे हमने अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार जा करके उसे देखें। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये टोटली समझ लो कि मैथमेटिक्स ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके लिए आपको ये जो टॉपिक है, ये I नॉट साइन ओमेगा टी होता है या E नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी करंट होता है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दो तरह का होता है। एक है अल्टरनेटिंग करंट, या फिर कह सकते हो AC। अल्टरनेटिंग करंट को ही हम AC बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, और दूसरा है डायरेक्ट करंट, या इसको बोलते हैं DC। ठीक है, देखो सबसे पहले जो खोज हुई थी या जो डिस्कवरी हुई थी वो डायरेक्ट करंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, पहले डायरेक्ट करंट ही था। तो इस डायरेक्ट करंट को ट्रांसफ़र करना, या फिर कह सकते हो एक प्लेस से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। क्यों करता है, अभी सारे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, सपोज कर लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगर यूनी डायरेक्शन में फ्लो करता है, कुछ इस वे में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि ये करंट कैसा है, डायरेक्ट करंट होगा। ये कैसा होगा, डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर हम यही डायग्राम कुछ ऐसे बना दें कुछ इस वे में अगर हम डायग्राम बना दें, ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव डेविएशन में है तो पॉजिटिव में ही है, ये नेगेटिव में नहीं गया है, तो ये भी डायरेक्ट करंट ही होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों हमने ग्राफ बनाए हैं ये डायरेक्ट करंट के हैं। और अगर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक साइनोसॉइडल वेव होगा। ठीक है, साइनोसॉइडल वेव देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, साइनोसॉइडल वेव होता है। ठीक है ना, साइनोसॉइडल का सेंस यह है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है अल्टरनेटिंग करंट का, या डायरेक्शन की बात कभी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। यानी कि कह सकते हो पॉजिटिव से निकला, या ऐसे जीरो से निकल रहा है, मान लो इधर पॉजिटिव में गया मैक्सिमम लेवल तक, फिर जीरो पर आया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम लेवल, फिर जीरो, फिर ऐसे कुछ इस वे में करके जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसका प्रोपगेशन होता है। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये ग्राफ AC का है। या इसी को अगर हम चाहें कुछ इस वे में अगर दर्शाते हैं, इसी AC को अगर हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक अल्टरनेटिंग करंट है। देखो यहाँ पे जनरली होता क्या है, हम आपको बताते हैं। पहले इसका बड़ा ही बेसिक चीज़ मैं बताऊँगा कि अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, या जो AC जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हालांकि हमने पहले भी बता रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक यही था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे AC जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जनरली दो पोल हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ पोल है। इस मैग्नेट के पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे प्लेस्ड होता है। ठीक है, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे प्लेस्ड होगा। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल
दो स्लिप रिंग से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। स्लिप रिंग क्या होता है, बियरिंग होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप। ऐसे दो स्लिप रिंग से जुड़ा होता है और ये स्लिप रिंग कनेक्टेड होता है कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो आउटपुट देने का काम करते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसको बाहर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, या कह सकते हैं लोड रेजिस्टेंस को देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, जनरली जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम रोटेट करा देते हैं ऐसे विथ वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर हम क्या करें, इसे ऐसे रोटेट करा दें, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ है और ये कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज करता जा रहा है, कुछ इसमें में से रोटेट होता रह रहा है, तो सिंपली कह सकते हैं आप कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा, इस करंट की वैल्यू होती है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। इस आई की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहोगे सर आई नॉट क्या है, आई नॉट को हम बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू, या फिर कह सकते हो इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, और यदि रोटेट करेगा तो इसके बीच का एंगल चेंज होगा, और यदि एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग डिफरेंट वे में आएगा, और जब डिफरेंट वे में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा तो ईएमएफ भी डिफरेंट वे से जनरेट होगा। यानी कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसकी वैल्यू होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ईएमएफ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ का कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में जो ईएमएफ है इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये देखकर तो लग रहा है कि बड़ा ही आसानी से ये ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है, लेकिन देखो इतना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन होता है, या सिंपली कह सकते हैं आप कि जो ईएमएफ में जो चेंजिंग आती है कंटिन्यूसली, ये चेंजिंग बड़ा ही फास्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कहोगे कि सर यहाँ पे अगर आपने कहा कि जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तक गया, फिर जीरो पर आया, फिर मैक्सिमम तक, मतलब नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम तक गया, ये पॉजिटिव डेविएशन का मैक्सिमम है और ये नेगेटिव डेविएशन का मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो कहोगे कि सर यहाँ पर मैक्सिमम तक जा रहा तो ठीक है, लेकिन जब जीरो पर आया तब तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो वर्क नहीं करने चाहिए ना, क्योंकि अगर करंट है ही नहीं, करंट अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क कैसे करेंगे भाई, सोचने वाली बात है। तो हम आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस बड़ा ही फास्ट होता है, ठीक है। बड़ा ही फास्ट होने का सेंस क्या है कि सोच लो कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने कंप्लीट ऑसिलेशन होते हैं, 50 कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब क्या है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में और एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट प्रोड्यूस हुआ या फ्लो किया, इसको हमने क्या किया, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन किया कहा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 50 कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाते हैं इन ओनली 1 सेकंड, ठीक है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ज होती है, ठीक है। हमारे भारत में जो करंट फ्लो करता है हमारे घरों में उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होती है। विदेशों में कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पर करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ज होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में बेसिकली 50 हर्ज ही होता है जो अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में फ्लो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सोचो कि 1 सेकंड में 50 बार ये अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है, यानी 50 बार जब चेंज होगा, 50 बार अप 50 बार डाउन, यानी कि टोटल 100 टाइम्स जो है जीरो आ रहा है, ठीक है। तो बल्ब को 100 टाइम्स जलना चाहिए, बुझना चाहिए, ऐसा होता भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा होता भी है, लेकिन हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते। देखो हम एनालाइज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आई की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 1 सेकंड में कोई पर्सन अगर 6 से ज़्यादा बार अपने हैंड को ऐसे रोटेट कर मूव करा दे, ठीक है, तो उसका हैंड हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि कोई पंखा है रोटेट कर रहा है, अगर 1 सेकंड में 6 से ज़्यादा बार रोटेशन कर दे तो हम उसके पंखे जो उसकी पंखी होती है उसको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो सोचो कि 1 सेकंड में 100 टाइम्स बल्ब जल रहा है और बुझ रहा है, तो क्या हम उसको एनालाइज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सर इस करंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, अल्टरनेटिंग करंट क्यों हमें हमारे लिए इतना नेसेसरी होता है। डीसी था, डीसी से ही हम काम चला लेते, एसी को बनाने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो हम बताएं आपको कि जो डीसी होता है, डीसी वोल्टेज जो होता है, अब सपोज कर लो कि किसी सर्किट में 25 वोल्ट या कह सकते हैं आप 50 वोल्ट, ठीक है, मान लो 25 या 50 वोल्ट ईएमएफ कह सकते हो या पोटेंशियल कह सकते हो, अगर मान लो फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यूअसली 50 वोल्ट पोटेंशियल ही फ्लो करता रहेगा। अगर 25 वोल्ट है तो कंटिन्यूअसली 25 वोल्ट पोटेंशियल ही फ्लो करता रहेगा, उसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है, यानी करंट का भी सेम कंडीशन होगा कि अगर करंट की वैल्यू हम मानते हैं कि 100 एम्पियर है, सपोज कर लो, चाहे मान लो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, लेट अस सपोज कि करंट की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है। अगर 2 एम्पियर करंट है फ्लो कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली 2 एम्पियर ही फ्लो करता रहेगा, उसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो हमारा वायर है उस वायर में रेजिस्टेंस भी होता है एंड ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस वहाँ हीटिंग इफेक्ट शो होगा और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण वायर पिघलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। समझ गए? इसलिए डीसी वोल्टेज को हम एक जगह से दूसरे जगह तक सप्लाई करें जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और वो वायर रास्ते में ही पिघल जाएगा। बात समझ गए? इसलिए डीसी हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है जितना कि एसी है, और इसी अल्टरनेटिंग करंट को हम अपने घरों में यूज भी करते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर इसका क्या बेनिफिट है? तो देखो 1 सेकंड में 50 बार अप 50 बार डाउन, और कह सकते हो कि 100 टाइम्स जीरो पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट कम से होगा ना, क्योंकि बार बार जीरो पर चला जा रहा है, बार बार इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, जीरो पर जा रही है। तो बार बार जब इसका वैल्यू जीरो पर जा रहा है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ हीटिंग इफेक्ट कम से होगा इन कंपेरिजन ऑफ डीसी वोल्टेज। समझ गए? इसलिए हम एसी को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे है आप समझ गए, यहाँ पे एमएफ का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे है ये भी समझ गए आप। ठीक है, एसी डीसी क्या होता है ये भी समझ चुके हो। अब मैं बताऊँ आपको कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा करंट का वैल्यू है, आई का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होगी, मतलब बदलेगा क्या, टाइम, और जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका हाफ टाइम पीरियड हो गया T/2, आधा जो ऑसिलेशन हुआ, हाफ ऑसिलेशन में टाइम कितना लगेगा T/2, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक और चीज़ आप जानते होंगे कि जब भी एंगुलर मोशन होता है, एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेंस क्या हुआ कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और अगर मान लीजिए कंप्लीट टाइम की अगर हम बात करें तो कैपिटल टी है एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, यदि ये टाइम की वैल्यू स्मॉल टी हो, ठीक है, तो हमने स्मॉल टी लिख लिया, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पर हम जानते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको साइनोसॉइडल वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पे डिपेंड करता है, या कह सकते हो कि ये टाइम पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी चेंज्ड। समझ गए? तो इसीलिए हमने यहाँ थीटा की जगह पे आई नॉट साइन थीटा लिखना चाहिए था, तो इस थीटा की जगह पर हमने लिख लिया ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको पॉज करके जो भी लिखने वाला दिखे उसे लिख सकते हैं आप। तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ, मिटाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे आपको मीन वैल्यू ऑफ एसी के बारे में बताएंगे। दूसरा अल्टरनेटिंग करंट इन ए कंप्लीट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा रूट मीन स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर कह सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में अभी जस्ट नई नई ठंडी की शुरुआत है, अभी गर्मी जा रही है, ठंडी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, सभी लोगों को लगभग देखेंगे आप फीवर हो रहा है या फिर सर्दी जुकाम हो रहा है। ठीक है, तो वही कंडीशन इधर भी है, मेरे को भी फीवर हो गया,
लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि लाओ आपके लिए भी फिर से एक लेक्चर अपलोड करते हैं। हमेशा की तरह से हर रोज़ कंटिन्यूसली आपके लिए एक एक लेक्चर लेके आता ही रहता हूँ, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, और अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें इसे, ठीक है। तो नोट करो इसे। सो गाइस, आइए देखते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, या हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। मीन वैल्यू का मतलब क्या है कि जो भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, ऐसे हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखोगे कि यहाँ से लेकर जीरो से लेकर इस t/2 टाइम तक जितना वैल्यू ऑफ करंट आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हो, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, या फिर ऐसे सिंपली कह सकते हैं हाफ टाइम पीरियड के लिए, आधा टाइम पीरियड के लिए हम जो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट साइकिल में टोटल वैल्यू ऑफ करंट जीरो होता है। कैसे जीरो होगा अभी हम फाइंड करके बताते हैं आपको। फिलहाल चलिए देखते हैं। यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बराबर होगा 1 टाइम पीरियड। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि सर ये टर्म कहाँ से आया, आप सिंपली चाहते तो आई मीन बराबर आई लिख सकते थे, आई मीन बराबर आई लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। मीन क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। हम जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो हर पल, हर सेकंड, या सिंपली कह सकते हो हर माइक्रो सेकंड पे चेंज हो रहा है, और जब हर माइक्रो सेकंड पे चेंज होगा तो वहाँ पर हम डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रल मेथड का इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और हमें चूँकि कंप्लीट वैल्यू निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आई इंटू डी टी। डी टी क्यों लिखा, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू ऑफ करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा, इसलिए हमने लिखा आई इंटू डी टी। और यहाँ पर चूँकि डी टी से जब हमने मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट किया है तो हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि डी टी को इंटीग्रेट करें वो t/2 ही मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया 1/t/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आइए देखते हैं आई मीन बराबर, आई मीन को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मीन बराबर मिल जाएगा 1/t/2, यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा देखना, बट यहाँ पे लिखते हैं बट आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई के जगह पे लिख लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके t/2 तक, ओके। फिर देखिएगा मिल जाएगा हमें मीन वैल्यू ऑफ करंट बराबर 1/, अच्छा चलो 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो 2 टाइम पीरियड, और यहाँ पे मिलेगा आई नॉट, बाहर निकाल लिया हमने तो 2I0 हो गया, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ओके। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर t/2 तक, क्योंकि हमने बताया कि हाफ साइकिल के लिए जो वैल्यू ऑफ करंट होता है उसे हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ करंट या अल्टरनेटिंग करंट। तो आई इक्वल्स टू देखिएगा क्या मिल जाएगा 2I0 टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर साइन ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके t/2 तक, होल डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। अच्छा ये हमने वैल्यू कैसे फाइंड किया, ये हमने डिफरेंशिएशन नाम से एक वीडियो को बना रखा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उन दोनों टॉपिक में हमने, या मैथमेटिकल फिजिक्स कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन ओमेगा टी इंटू डी टी को इंटीग्रेट करने पर वैल्यू कहाँ से आएगा। तो देखिएगा आई मीन बराबर मिलेगा हमें 2I0 टाइम पीरियड, यहाँ पे माइनस है, और इधर मिल जाएगा कॉस ओमेगा t/2, ओके, माइनस कॉस जीरो, क्योंकि जीरो का जब टाइम की जगह पे वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगा ओमेगा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो मिल गया। ओमेगा को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ओके। अब देखिएगा मीन वैल्यू ऑफ करंट देखो क्या मिल जाएगा, -2I0 टी की जगह पे क्या करो, टी का वैल्यू रख दो, टाइम पीरियड का वैल्यू होगा 2π/ओमेगा, क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है कंप्लीट, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिग्री वो मूव कर चुका होगा वेव, 2π, ठीक है, अपॉन इसका एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा। तो हम जानते हैं
टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 पाई अपन ओमेगा, और इस वैल्यू को हमने टाइम की जगह पे रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इनटू ओमेगा। ओमेगा से देखो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस। यहाँ पर भी देखो टाइम पीरियड की जगह पे टाइम पीरियड का वैल्यू रख लो, तो कॉस और टाइम पीरियड की जगह पे लिख लेंगे 2 पाई/ओमेगा, ओके, और होल डिवाइडेड बाई 2 है तो होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया, माइनस, और यहाँ पे देखो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो -1 हो गया, और यहाँ देखो 2 से 2 कटा, ओमेगा से ओमेगा, और कॉस पाई की वैल्यू होती है 0, तो लिख लिया हमने, सॉरी कॉस पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा I0 अपॉन पाई, यहाँ पे मिलेगा आपको -1, मैंने गलती से 1 बोल दिया था, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, तो -1, ओके, तो आई मीन बराबर मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई, ठीक है, और इस पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.637 इंटू I0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि अगर हमने लिखा कि मीन वैल्यू ऑफ करंट हमें मिल गया 0.637 इंटू I0, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इस I की वैल्यू होती है 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो तब तक देर ना करते हुए वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है। तो हमने पहले भी बता रखा आपको कि कंप्लीट साइकिल के लिए टोटल वैल्यू ऑफ करंट 0 होता है, लेकिन 0 कैसे होगा ये चीज़ हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो तब तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। नाउ देखते हैं द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू ऑफ AC निकालते हैं, इसका सेंस यह हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कंप्लीट ऑसिलेशन कर चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ AC कितना होगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट या सिंपली लिखते हो फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, फॉर अ कंप्लीट साइकिल जो हमारा वैल्यू ऑफ AC है या अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर t तक, ठीक है। इसके पहले हमने हाफ साइकिल लिया था, इसलिए हमने T/2 लिखा था टाइम। अभी हम यहाँ पर कंप्लीट साइकिल को लिए हुए हैं, इसलिए हम टाइम का वैल्यू 0 से लेके कैपिटल T तक रखा। यहाँ पर भी टाइम का वैल्यू कैपिटल T रख दिया है, ठीक है। अब देखना, बट I इज इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा t, तो सिंपली इस I के जगह पे I का वैल्यू रख देंगे, तो मिलेगा देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ I0 साइन ओमेगा t इंटू dt फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। यहाँ पे मिलेगा हमें I इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि I0 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा सॉरी टू से गाइस, बीच में ही लाइट कट गई थी, उसके बाद में काफ़ी देर वेट करना पड़ा, उसके बाद में फिर लाइट आया है, क्योंकि हम रात को ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन को काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो दिन में टाइम मिल नहीं पाता, इसलिए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या है, I0 अपॉन टी इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक हो गया, ठीक है। I इज इक्वल टू देखो क्या मिल गया, I0, यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह पे टाइम पीरियड का वैल्यू रख लोगे तो 2 पाई अपॉन ओमेगा मिल जाएगा, और इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा टी को तो मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉस ओमेगा टी, ओके, अपॉन ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। सिंपली ओमेगा को बाहर निकाल लो तो आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस
आई नॉट इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। और इस ओमेगा को भी बाहर निकालो तो इंटू ओमेगा हो गया नीचे, और यहाँ पर मिला कॉस ओमेगा, इस स्मॉल टी के जगह पे एक बार कैपिटल टी होगा, माइनस फिर ज़ीरो होगा, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, क्योंकि जब टाइम पीरियड का वैल्यू जीरो रखोगे तो ओमेगा इंटू जीरो, जीरो मिल गया, ठीक है। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, आई को मिल गया माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, ओके। यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ओमेगा, टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया -1, ठीक है। और आई मिल जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, सॉरी कॉस 4 पाई, ठीक है। जितने भी पाई के फॉर्म में जो वैल्यू आएगा इसका टर्म कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 - 1। अब हमें मिलेगा आई इज टू 0, क्योंकि 1 - 1 हो गया 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो जो कंप्लीट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड का वैल्यू t होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, टोटल करंट हमेशा 0 होता है। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर हम पंखे को जब चलाते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं फ़ैन को, तो फ़ैन को भी 50 टाइम्स एक डायरेक्शन में, 50 टाइम दूसरे डायरेक्शन में, यानी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जैसे फ्लो करना, वो करना, मूव करना चाहिए इन 1 सेकेंड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता होगा कि जो पंखा होता है या जो फ़ैन होता है, फ़ैन में कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। कैपेसिटर यानी जो कंडेंसर आप बोलते हो वो क्या है, कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का काम क्या है, एसी को स्टोर करके डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसलिए वो जो फ़ैन है वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करता है, ठीक है, जिससे जो डायरेक्शन है इसका चेंज नहीं होता, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारा फ़ैन वर्क करता है। समझ गए? तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देर ना करते हुए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो गाइस, अब हम देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आरएमएस, आर का मतलब क्या हो गया, रूट, रूट, एम का मतलब हो गया मीन, और यस का मतलब हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो मिल गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। जनरली तुमने चेक किया होगा कभी अमीटर वगैरह में जो वैल्यू ऑफ करंट जो शो करता है, जितने एम्पियर ऑफ करंट हमें पता चल पाता है कितना एम्पियर ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है, वही होता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। जो भी आपका अमीटर होता है, अमीटर आरएमएस वैल्यू को ही बता पाता, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को नहीं बताता है। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, आई नॉट होता है। आप सभी ने पढ़ा है अभी कि आई नॉट जो होता है पीक वैल्यू या कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को वो नहीं बताता, बल्कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को बताता है उसके रीडिंग में, ठीक है। तो ये देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। सॉरी गाइस, आज गला थोड़ा ज़्यादा ही फंस रहा है और गले में थोड़ा पेन भी है, क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है, साथ में फीवर भी है, उसके बावजूद भी लगे हुए हैं। चलो भाई, संघर्ष करते रहो आप लोग भी साथ साथ। आइए देखते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे फाइंड करना है। हम आपको बताएं इसके नेम में ही इसका वो डेरिवेशन छिपा हुआ है। सिंपली तुम इसके नेम में इसके डेरिवेशन को ढूंढ सकते हो। कहोगे सर कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ करंट होगा उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, वैल्यू ऑफ करंट को स्क्वायर करना है। जो इंस्टेंटेनियस करंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस करंट को पहले स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है, उसका मीन फाइंड करना है, और उसके बाद में क्या करना है, उसका रूट निकालना है। ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आई आरएमएस का वैल्यू होता है आई स्क्वायर का मीन और पूरे का स्क्वायर रूट। तो इसे बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और ये हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं आई आरएमएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इस फार्मूले में क्या करो, सारे वैल्यूज को रख लो। तो सिंपली पहले हम क्या करते हैं, आई मीन रखते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे लिखते हैं आई नॉट का स्क्वायर, या सिंपली इधर रखते हैं। चलो पहले हम आई मीन का स्क्वायर फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम उसे रूट कर देंगे तो आई आर एम एस मिल जाएगा, ठीक है। तो
आई स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पे क्या होगा 1/t इंटीग्रल ऑफ कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर t तक, ठीक है। क्योंकि सर ये कहाँ से आया, चलो एक स्टेप और कर देते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। इसके पहले आप 2 डेरिवेशन करते आ रहे हैं, जिसमें टोटल टाइम की वैल्यू को हमने लिखा 1 टाइम पीरियड लिख दिया, और इंटीग्रल ऑफ आई का स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, बट आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोस्तों कहते हैं ना, परेशानी में ही परेशानी आती है, ठीक है। इधर तबीयत खराब है, मैं क्या किया था, इस पूरे टॉपिक को कवर करा दिया था, पूरा पढ़ा दिया था, आरएमएस वैल्यू को फाइंड कर दिया था, ठीक है। वीडियो को जब क्लोज करना था हमें, जब तो गया देखा कि बाकी सारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद हमारा फ़ोन जो है बंद हो गया था, ठीक है, स्टोरेज ही ख़त्म हो गया था। तो फिर से मैं इसे इरेज किया हूँ, क्योंकि फिर अब यहाँ पर समझाता तो हो सकता है उतना क्लियर समझ में नहीं आता। चलिए कोई नहीं, एक बार और देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने बताया था आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है। तो इस आई के जगह पे वैल्यू रख लोगे तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। और फिर देखो इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, तो आई स्क्वायर का मीन बराबर 1 टाइम पीरियड, यहाँ पे आई नॉट के स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मिल गया आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ, देखो जो जनरली मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये फार्मूला पता होगा, क्योंकि क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप इस फार्मूले को याद कर लें, क्योंकि इसी फार्मूले का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। तो सिंपली हम देखें जहाँ पे थीटा है वहाँ पे इधर ओमेगा टी है, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी यदि रखेंगे तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, इसके जगह पे वैल्यू रख लेते हैं, तो मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, ओके। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। आगे बढ़ते हैं, आई स्क्वायर का मीन बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, और 2 को भी बाहर निकालो, 2 बाहर निकल गया, देखो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी, यहाँ पे देखो 1 है, ये 1 है तो 1 इंटू डी टी हो गया, 0 से लेके टी तक, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे हम, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेकर टी तक। आइए और आगे बढ़ते हैं, आई स्क्वायर मीन बराबर मिल जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। और dt को इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा t, यहाँ पे मिल गया t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल T तक। यहाँ देखिएगा 0 से लेकर कैपिटल T तक इसका लिमिट दिया हुआ है, माइनस, और इस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू टी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा आपको साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और सॉरी डी टी नहीं होगा यहाँ, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी इन अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिमिट लगा लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर टी तक, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे इंटीग्रेट किया गया है, मतलब उसे इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से हमने वीडियो को बना रखा है, उसमें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को जाके देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस टर्म को इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आई स्क्वायर का मीन इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ पर लिख लोगे t माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू, देखो यहाँ पे कैपिटल T हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट जब एक बार कैपिटल T रखेंगे, माइनस फिर एक बार लिमिट यहाँ पे 0 रखेंगे, और साइन 0 का वैल्यू जो होगा, देखो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसलिए उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, आई स्क्वायर का मीन बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टाइम पीरियड माइनस
अब यहाँ पे देखो टाइम के जगह पे टाइम का वैल्यू रख लो, तो टाइम का वैल्यू होता है 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा हो गया कैंसिल, और फिर हमें मिलेगा आई स्क्वायर का मीन बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इन ब्रैकेट t माइनस, अब ध्यान से देखना जरा, आपको दिखाई देगा साइन 4 पाई, ठीक है, और साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0, ओके, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, चाहे जितना भी पाई हो, अगर ये एक इंटीजर के फॉर्म में होगा तो साइन का वो वैल्यू जो होगा 0 होगा, इसलिए 0/2 ओमेगा 0 ही आएगा। अब ध्यान से देखो आई स्क्वायर का मीन बराबर हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी से t कैंसिल हो गया और हमें मिल गया आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। ये क्या मिला, ये हमें मिल गया मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। और हम जानते हैं बट जो हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है ये होगा रूट ओवर आई स्क्वायर मीन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम आरएमएस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जनरली हमारे अमीटर में जो वैल्यू ऑफ करंट शो होता है, जैसे आप जब भी करंट को मेजर करते हैं अमीटर के हेल्प से, और वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ करंट शो होता है वो आरएमएस वैल्यू होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट नहीं होता, ठीक है। कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना हो तो क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा हमें सिंपली, जब यहाँ पर रखोगे इस पूरे वैल्यू की जगह पे लिखोगे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, तो आई नॉट का स्क्वायर है तो आई नॉट बाहर आ जाएगा रूट के और रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने पे यानी कि 1/√2 का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, आई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू आई नॉट, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करना चाहते हैं तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को 0.707 से डिवाइड कर दोगे, जैसे हम जान रहे हैं यहाँ पे हमें आरएमएस वैल्यू जो मिला है करंट का, इस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को 0.707 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगा, ठीक है। या इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 70.7% ऑफ आई नॉट। तो जो हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होता है वो मैक्सिमम करंट के 70.7% होता है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ही जनरली शो होता है, या जो भी वर्क किए जाते हैं आरएमएस वैल्यू पर ही किए जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू होता है लेकिन हम उसके हेल्प से कोई वर्क नहीं करते, ना तो हम करंट में मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं हट जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आज तबीयत भी सही नहीं रहा, और एक बार वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो लाइट कट गई, और दूसरी बार जो है फ़ोन का स्टोरेज ही ख़त्म हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष के बाद आज का वीडियो हमारा तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा फील होगा, और आपकी एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है। मैं आपके लिए और कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे कंटेंट को लेकर के आऊँ, और तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, क्योंकि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ और आप अपने पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।